इलेक्ट्रोस्टेट में। और एक पेज में जो आपको भेजा हूँ वो अपना ओरिजिनल नोट से भेज दिया हूँ। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आइडिया भी लगा कि एक्चुअली कितना बढ़िया से नोट्स बनाना होता है। बढ़िया नहीं मतलब कि इसी तरीके से सिस्टमेटिक लिखना होता है, राइट। अब यहाँ पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा, मैं पढ़ा नहीं जा रहा हूँ। सेकेंड पेज में क्या काला काला हो गया था, एक जगह डॉट है। व्हेन डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन द स्पेस, मुझे तो यहाँ पता चल रहा है इन द स्पेस, देन एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस q प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बोथ पोल्स ऑफ डाइपोल प्रोड्यूस इट्स ओन फील्ड, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिएगा केमिस्ट्री में भी हम लोग डाइपोल मोमेंट थोड़ा पढ़े हैं, राइट। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का डाइपोल मोमेंट। तो केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, राइट। बट फिजिक्स में पहली बात तो है कि डाइपोल मतलब वन पोल या दो पोल, दो पोल। तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफाइन किया गया है टू वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन जस्ट अपोजिट हो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस ए डाइपोल, ऐसा ही मैं लिखा होगा वहाँ पे, राइट। एंड डायरेक्शन ऑफ अब इस बात बोलने का लिखवाने का रिक्वायरमेंट है कि व्हाट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, आप लिख रहे होंगे, राइट। बट फिर भी मैं बोल देता हूँ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहाँ से किससे किसके तरफ होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। मतलब यहाँ से, और उसका वैल्यू तो इसी को डिफाइन किया गया है डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा सर वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इसके बीच का लेंथ, किसके बीच का लेंथ, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का लेंथ अगर एल है तो क्यू इंटू एल, राइट। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या रहेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन एसआई सिस्टम, सर कूलम्ब मीटर, राइट। एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, सर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहां पे हो गया, इसको हटाएं। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हम लोग किए होंगे कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जो ओवरऑल न्यूट्रल है, जी राइट। ये ओवरऑल न्यूट्रल है फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना। ओवरऑल न्यूट्रल है, माइनस और प्लस को मिलाकर ओवरऑल क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है। बट ये न्यूट्रल होते हुए भी ये स्पेस में अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया हूँ वहाँ पे, करेक्ट ना, डिराइव किया हूँ। एनीवे तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर शॉर्टकट में अगर शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो क्या लिखेंगे, डाइपोल इज ओवरऑल न्यूट्रल but it produces electric field, correct। in a space, ठीक है ना। अब यहां देखिए, इसको हटाएं। What is the meaning of perpendicular bisector of dipole?
मतलब डाइपोल के ज्वाइन करने लाइन का बिल्कुल बीचों बीच बट परपेंडिकुलरली, इज इट राइट? कोई एक पॉइंट लेते हैं लाइक पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? अगर ये R1 है तो ये भी तो R1 रहेगा, राइट? तो अगर पॉइंट ए पे, अगर यहाँ पे पॉइंट ए पे पोटेंशियल का बात करेंगे तो आपको बोलना चाहिए सर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू अब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? दोनों का नेट पोटेंशियल लिखेंगे सर, राइट? तो क्या लिखिएगा? माइनस क्यू बाई, भाई डाइपोल क्या है? दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के जैसा ही काम करेंगे, इज इट राइट? पॉइंट चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फार्मूला नहीं डिराइव कर चुके हैं? तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इज इट राइट? सर जीरो हो जाएगा नहीं? अब आपको बोलेंगे स्टूडेंट एक काम कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे अगर बी पे बोलेंगे तो क्या कहिएगा? तो सर बी से माइनस क्यू का प्लस क्यू का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? बोलिए भाई, बोलना तो पड़ेगा ना आप लोग को, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? सेम रहेगा? तो सर यहाँ पे ए और बी पॉइंट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे दोनों से डिस्टेंस सेम ही रहेगा, राइट? यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इस लाइन पे जितना भी इनफाइनाइट पॉइंट रहेगा हर पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। ये तो ज्योमेट्री का बात है, राइट? जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल इस माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल और प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल मैग्नीट्यूड सेम है, साइन में जस्ट अपोजिट है, राइट? इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सर इस लाइन पे पोटेंशियल जीरो रहेगा, राइट? ड्यू टू डाइपोल। इसका मतलब है, ये बोर्ड का एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ आज का क्लास। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस? डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। वजह सर हर पॉइंट पे जीरो आ रहा था, जीरो में तो आर है ही नहीं। यहाँ पे लेंगे क्या बोलेगा? जीरो पोटेंशियल। यहाँ पे लीजिएगा क्या बोलेगा? इसमें कहीं पे आर फंक्शन में आ रहा है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटी यहाँ ऊपर तक या नीचे तक हर जगह पे जीरो पोटेंशियल, राइट? और यहाँ से अगर एक प्लेन गुजार दें, प्लेन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, तो इस प्लेन का यहाँ देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे मेरा प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? ठीक है ना एवरीवन? यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो सर इतना कहानी बनाने से अच्छा है कि यहाँ से एक प्लेन गुजार देंगे, राइट? उस जो प्लेन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे इन दोनों से डिस्टेंस लीजिएगा पक्का जीरो आएगा ही आएगा, राइट? इसका मतलब उस प्लेन के जितना भी पॉइंट है, हम लोग सिर्फ एक लाइन सोच रहे थे, आप जनरलाइज कर दिए प्लेन, राइट? इसका मतलब उस प्लेन के हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, मतलब वो जीरो पोटेंशियल का प्लेन रहेगा, राइट? जब हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इज इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस? तो एक 1 मार्क्स का अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इट इज फॉल्स, राइट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, करेक्ट ना? इसका मतलब उसमें अगर ऐसे लिखना रहेगा तो ए लिखेंगे या 1/r² लिखेंगे या r के पावर 0 लिखेंगे, ए लिखेंगे, करेक्ट?
तो नोट करके लिख लीजिए। देखिए, फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट potential due to dipole on its perpendicular bisector is 0. It means plane passing through the perpendicular bisector of dipole is zero potential plane. And it is and plane passing through perpendicular bisector of dipole is a zero potential plane. Which is actually also equipotential surface. Whose potential is 0. Is it right? इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट क्या था? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वैसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। तो जो मेरा प्लेन रहेगा, यहां देखिए, ये मेरा प्लेन है, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो ये मेरा प्लेन कैसा प्लेन रहेगा? दिस इज सर इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए एक कर्व नहीं लग रहा है? लुक्स लाइक पैराबोला। और अगर मैं बोल दूंगा कि इस कर्व को इस लाइन के अबाउट घुमा देना है, इस कर्व तो क्या है? जस्ट इट इज काइंड ऑफ कर्व, लाइन, राइट? बट इस लाइन को चारों तरफ अगर इस लाइन के अबाउट घुमा देंगे और तब बोलेंगे रोटेट करने से जो क्रिएट होगा, तो सर नहीं लगता सर रोटेट करने से सरफेस क्रिएट होगा? और उस सरफेस का शेप सर इट इज काइंड ऑफ बाउल, राइट? बाटी के जैसा, जिसको हम लोग आगे चल के पैराबोलॉइड बोल देंगे। पैराबोला से पैराबोलॉइड, राइट? सरफेस ऑफ पैराबोलॉइड, करेक्ट ना? वैसे ही यहाँ भी तो देखिए, ध्यान से यहाँ देखना है। मैंने बोला था कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बिल्कुल प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब बोला कि इस लाइन को आप ऐसे एक बार चारों तरफ घुमा दीजिए, क्या मिलेगा? जो क्रिएट होगा इट इज सरफेस, राइट? इट इज ए सरफेस। कौन सा सरफेस? प्लेन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करेक्ट ना? और उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर का डिस्टेंस यहाँ से क्या रहेगा? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इज इट कंपल्सरी ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट हैव जीरो पोटेंशियल? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल, राइट? बट चांस की बात है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल का सरफेस का मतलब क्या होता है? द पोटेंशियल हैविंग सेम वैल्यू, सरफेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। बट यहाँ पे चांस की बात है कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हुज पोटेंशियल इज
whose potential is 0 volt. Is it right? चलिए अब एक बात तो क्लियर हो गया कि सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, राइट, तो ये डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो इस प्लेन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा। इज इट राइट? क्योंकि एक प्रॉपर्टी था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली। इज इट राइट? बाद में देख लेंगे कि कैसे डायरेक्शन क्या होगा, बट इतना तो पता है ना कि अगर इन दोनों का कारण वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एटलीस्ट इस सरफेस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। इसमें एक और पॉइंट लिखिए, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो नहीं एक मिनट बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़्यादा जनरलाइज या इक्विपोटेंशियल या सरफेस प्लेन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस प्लेन में तो इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल, उस प्लेन में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाइन, राइट। इसका मतलब है कि प्लेन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल में पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इज इट राइट? लिखिए, पोटेंशियल एट दिस प्लेन, कौन सा प्लेन? पोटेंशियल एट दिस प्लेन समझ रहे हैं ना, एट दिस प्लेन डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ऐसा क्यों? तो सर कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल टर्म नहीं रहेगा, तभी वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। इज इट राइट? बट यहाँ पे देखना है, मैं ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए बोला या सिर्फ इस सरफेस के लिए बोल रहा हूँ? ओनली फॉर दिस प्लेन, राइट। बाकी प्लेन के लिए या बाकी पॉइंट के लिए तो मैंने अभी केयर ही नहीं किया है। हो गया ना यहाँ पे? क्या है देखिए, तो नजर आ रहा है सब लोग को? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के पावर 0, राइट। मतलब R से इंडिपेंडेंट, राइट। बट ये सबके लिए था या सिर्फ इस प्लेन के लिए लिखा हूं? आप लोग को जो पेज दिए थे लिखने के लिए वो सिर्फ लिखे थे या समझ कर भी लिखे थे या लिखते चले गए? अच्छा, समझे नहीं? अच्छा चलिए, कम से कम कोई बात नहीं है, लिख तो लिए। चलिए यहाँ तक हो गया। मैं जानबूझ के आप लोग से राइटअप करवाया कुछ हैबिट बनने के लिए, और ये भी बताया कि देखिए हम लोग कितना कहानी बनाए हैं अपने टाइम पे, वो कहानी ही बनाया हुआ है ना, जितना भी लिखे हैं। डेरिवेशन, अब आप में से ये नहीं बोलना है कि सर हम लोग का पैटर्न चेंज हो गया तो आप डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, डेरिवेशन आएगा क्या? किसी का डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। डाउट है किसी का कि डेरिवेशन आएगा या नहीं आएगा? वेरी गुड। नहीं, कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है सर डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, ये तो इस टाइप का पैटर्न है क्या? भाई डेरिवेशन के अंदर ही छुपा रहता है क्वेश्चन बनाने का ट्रिक। नहीं, डेरिवेशन जब करते हैं तो उसके अंदर कैसे लेते हैं प्रॉब्लम बनाने के लिए, इसलिए वे सब जो टीचर पढ़ाते हैं तो आंख बंद करके पढ़ते रहिए। टीचर बनिए तो समझ में आएगा कि डेरिवेशन क्यों करना पड़ता है। क्योंकि मेरा तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है कि आप बोलिएगा तो मैं आपको समझा के कॉन्फ्रेंस लेके काम कर लूँगा। बाकी फैकल्टी को बोलिएगा तो हो सकता है कि फिर आप बार बार बोलते रहेंगे डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, उसमें आपका पक्का नुकसान हो जाएगा। ठीक है,
चलिए माइनस क्यू प्लस क्यू, करेक्ट। और यहाँ पे इन जनरल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो अभी मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ उसमें यहाँ से दिस इज द सेंटर, ये क्या है, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, राइट। और आपको एक मैं वेक्टर, जैसे कार्टेशियन सिस्टम होता है वैसे ही एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ाया था, याद है। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का लोकेशन टू डायमेंशन में, एवरीवन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन टू डायमेंशन में बताने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर चाहिए होता है। वेरी गुड। और थीटा के लिए कोई रेफरेंस लाइन लेते हैं, राइट। मेरे डेरिवेशन में रेफरेंस लाइन है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब मैं थीटा कहाँ से मेजर करूंगा, ऐसा में हम लोग आज से 1 साल पहले वेक्टर में पढ़े थे, याद है आप लोग को, एक रेफरेंस लाइन से थीटा को बोलते हैं मेजर करने के लिए। तो कोई तो थीटा मेजर करने कोई तो रेफरेंस लाइन, तो मेरे इस डेरिवेशन में जो आपको शॉर्ट नोट्स बनेगा उसमें भी है। आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज माई शॉर्ट नोट्स। अभी तो थोड़ा सा इसका कल्याण हो गया है, इसको फिर से बाइंडिंग करूँगा। अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट का भी डेमो देते हैं, अब बोलिएगा तो फ़ोटो खींच के भेज देंगे ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देख रहे हैं, करेक्ट ना। इसलिए अगर कभी भी किसी भी मोमेंट पर अगर कोई मुझे स्टूडेंट बोला कि सर 1 घंटा टाइम देते हैं एग्ज़ाम में बैठना है आपको, बस इसी को देखूंगा। इसमें ज़्यादा कुछ कहानी नहीं देखते हैं, ज़्यादा कुछ लैंग्वेज बनाया हुआ है, भूलते क्या है फार्मूला, राइट। आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए देंगे तो पूरा कहानी बना दीजिएगा, लेकिन इसमें ग्राफ लिया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये भी ग्राफ में दिखाया है कि कौन सा ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्लोप 0 होगा या स्लोप रहेगा। यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है ना। थोड़ा देखिए एक बार, इसे कॉन्फिडेंस आएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, राइट। ये सब ग्राफ है जो पढ़ा रहे थे शॉर्ट नोट्स में। अब शुरू हो गया डाइपोल। और डाइपोल कितना, देखिए डाइपोल का बस एक पैराग्राफ में शॉर्ट नोट्स है, ये है और डायरेक्ट रिजल्ट है, राइट। डेरिवेशन तो मुझे याद ही रहेगा, और डेरिवेशन तो जेई मेन में आएगा नहीं एडवांस में, बट फिर भी करना है, समझ गए ना स्टूडेंट। तो कितना 4-5 पेज में हो गया। अब तब शुरू हो गया गॉस लॉ। और आज 2-3 स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल जो वीडियो में मैं रिकॉर्ड किया हूँ आज से 1-2 साल पहले, वो भेजूँगा, देखिएगा वो पक्का बोलते हुए रहेंगे। वो वीडियो रिकॉर्डेड किया हुआ है 2018 का, रखा हुआ था, उसको अब कुछ एडिट करके फॉर पब्लिसिटी पर्पस अब शेयर भी करता हूँ, और उससे आपको पता भी चलेगा। हर क्लास में डे 1 से बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, और सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए बनाया हूँ। पहले मैं काम किया हूँ, उसके बाद आपको बोलता हूँ। चलिए, तो इस केस में
मेरा रेफरेंस लाइन क्या है, जहाँ से मैं एंगल मेजर करूँगा, मैं काम करने जा रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट। तो मेरा रेफरेंस लाइन जहाँ से मैं लाइन मेजर करूँगा वो रेफरेंस लाइन क्या रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव, करेक्ट ना एवरीवन। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, कहाँ से, आर मैंने मेजर किया फ्रॉम वेयर, आर मैंने मेजर किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो जो आपको डाइपोल मोमेंट का आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन है जिसका यूज करके फार्मूला प्रॉब्लम बनाइएगा, उसमें आर जहाँ पे टर्म रहेगा वो आर कहाँ से मेजर किया हुआ रहेगा, सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मोनोपोल या सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल। और मेरे डेरिवेशन में ए थीटा रहेगा, और थीटा क्या रहेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन, कौन सा लाइन, जो लाइन पॉइंट टेकन पॉइंट, ये मेरा इंटरेस्ट का पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही मैं निकालने वाला हूं पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट राइट। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, लिख लीजिएगा किसके बीच का एंगल है, बिटवीन रेफरेंस लाइन, राइट, एंड लाइन ज्वाइनिंग दिस गिवन पॉइंट। इस गिवन पॉइंट को क्या हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा लिख सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को टू डायमेंशन बताने के लिए एक्स और वाई या बाई और जेड या जेड एक्स लिखते थे, दो पैरामीटर। यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं क्या ले रहा हूँ, आर और थीटा ले रहा हूँ, ये राइट। चलिए हो गया ना। और मेरे डेरिवेशन में आर शुड बी ग्रेटर देन एल रहेगा, इज इट राइट। आर शुड बी ग्रेटर, इस एजम्पशन जो फार्मूला डेवलप करेंगे वो इस एजम्पशन के लिए रहेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा एजम्पशन नहीं रहेगा तो डायरेक्टली पॉइंट चार्ज के लिए जैसा जानते हैं वैसा काम करना है, करेक्ट ना। इसको हटाएं। अब यहाँ पे R1 R2 इक्वल है, R1 R2, सर R1 R2 तो एक ही जगह इक्वल होता है, कहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को छोड़कर बाकी कोई भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे R1 R2 इक्वल नहीं रहेगा, करेक्ट। स्टूडेंट अब मुझे यहाँ देखिए, ये अगर थीटा है एवरीवन तो ये एंगल कितना रहेगा सर, 180 माइनस थीटा रहेगा, राइट। ओके, और ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP में मुझे यहाँ पे देखना है, ट्रायंगल AOP में मुझे वैल्यू ऑफ R1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो यहाँ पे मैं वेक्टर में पढ़ाया था कोसाइन रूल, याद है कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड दिया रहता है, उसके बीच का एंगल दिया रहता है, तो थर्ड साइड हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो AR1 है, AR है, राइट। मुझे R1 निकालना है किसके टर्म में, मुझे R1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ R थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का डाइपोल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है L, तो क्या यहाँ से A से O का बीच का डिस्टेंस L/2 ले सकते हैं। ये हो जाएगा L/2, ये रहेगा R और ये रहेगा R1, और ये कितना रहेगा 180 माइनस थीटा। तो कोसाइन रूल क्या था बोल सकते हैं आप लोग, क्या था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो R1 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर अब माइनस 2RL/2 और कॉस कितना 180 माइनस थीटा। यहाँ तक करेक्ट है एवरीवन। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस। क्या इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, RL कॉस थीटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आइए। ये जो नहीं बिल्कुल क्लियर है। हो गया एवरीवन? यस सर। इसको हटाएं, इस पार्ट को हटाएं। यस सर। कोई बात नहीं है। ट्रायंगल AOP में लिखिए R1 इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर माइनस 2AO इंटू OP कॉस 180 माइनस थीटा, राइट। कोसाइन रूल ही तो बोल रहा हूँ। ये तो मेरा काम है ही नहीं भाई, मैं तो बोलूँगा बस R1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस एंड थीटा, राइट, कोसाइन फार्मूला। फिर बोलूँगा R2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस एंड थीटा, राइट। तो वहाँ से करने के बाद एक बार टीचर अगर पहले चीज़ पढ़ाया हुआ एक बार बोले कि हाँ इसमें निकालिए R1, मुझसे पहले आपका पेन चलना चाहिए। अब कोसाइन रूल बोल दिए, काफ़ी है, राइट। यहाँ तक हो गया एवरीवन? वन बाई R1 कितना होगा, R स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 कर दें। कॉस थीटा, एग्री ना। चलिए आप में से सब लोग यहाँ से R को कॉमन लीजिए, बाहर निकालिए रूट्स का, क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस नहीं होगा निरंजन, माइनस था और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो गया ना। आप लोग समझे मैंने क्या बोला? यहाँ तक आ जाइए, करेक्ट हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ूंगा। क्या इतना लिख सकते हैं? और मेरे एजम्पशन में R का वैल्यू ग्रेटर देन L था, राइट। तो दिस बाय दिस लेस देन 1 हो जाएगा, ये राइट।
ये जो क्वांटिटी है यहाँ देखिएगा, कौन सा क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का, यहाँ देखिए स्टूडेंट सब लोग, अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन दिस क्वांटिटी बिकम्स लेस देन 1, ठीक है ना। और किसी को डाउट है तो मैं बोल देता हूँ कैसे होगा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रहेगा L²/4R², करेक्ट। और R² नीचे कैसे आया वो समझ में आ गया था आप लोग को, रूट से बाहर R को निकाले थे इसलिए आगे हो गया था, राइट, ओके। और यहाँ पे जब डिवाइड, इस दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म रहेगा L²/4R², और ये रहेगा क्या सर, L cos θ बाई R, R फिर भी नीचे R रहेगा दोनों का, और R बहुत बड़ा वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल l, तो नहीं लगता कि पूरा क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगा। और इस टाइप का सिचुएशन में, और अगर x लेस देन 1 रहता है, लेस देन 1 के लिए 2-4 टर्म तक आगे बढ़ते हैं, लेस देन 1 रहता है तो डायरेक्टली 1 + nx पे रुक जाते हैं, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो 1/R1 = 1/R, आगे बोलना है, क्या लिखिएगा, 1 - ½ बोलिए स्टूडेंट, हाफ माइनस हाफ कर देंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये पूरे के पावर हाफ था स्टूडेंट, -½ था, सॉरी, इस पूरे का पावर -½ था, राइट ना। हाफ L²/4 प्लस RL cos θ और डिवाइडेड बाई R², देखिए तो इतना ठीक है ना। यहाँ तक आ जाइएगा तो बोलिएगा, हो गया। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल OBP में मुझे R2 चाहिए, क्या R2 के लिए ये लिख सकते हैं, एक फ्रॉम कोसाइन रूल, R² प्लस L/2 का स्क्वायर -2 RL/2 cos θ। देखिए तो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल OBP, और इसमें आप R कॉमन ले सकते हैं, तो सर R कॉमन लीजिएगा तो ये लिखना पड़ेगा 1 + L²/4 माइनस A2 से A2 कैंसिल हो गया, RL cos θ और डिवाइडेड बाई R²। जल्दी से बोलिए यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। ठीक है, 1/R2 तो 1/R, और इस टर्म को अगर ऊपर लेकर, यहाँ पे R² रहेगा एवरीवन, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम तो डायरेक्ट इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + L²/4 माइनस RL cos θ डिवाइडेड बाई R² आपके पावर -½ मैं क्या एक स्टेप आपका मिस कर गया, आप लोग सब पकड़ पाए मुझे, मैंने क्या किया, उससे मुझे एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा, हो जाएगा ना। चलिए, और फिर से सेम बात, सेम स्टोरी सर, ये वैल्यू तो लेस देन 1 रहेगा, राइट, ये पूरा वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लेस देन 1 है, तो यहाँ भी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, करेक्ट ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, नहीं लगता सर बाइनोमियल एक्सपेंशन इसके वजह से हो पा रहा है, राइट,
ए लेस देन आर। इसका मतलब है कि यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो इस कंडीशन के लिए वैलिड रहेगा। एक कंडीशन का सर्टिफाइड नहीं करेगा तो ये फार्मूला आपका काम का नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि इसमें आप एजम्पशन ले रहे हैं, दिस काइंड ऑफ एजम्पशन ना। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या एग्जैक्ट रहता है या अप्रोक्सीमेट रहता है? आप लोग के लिए मेडिकल के लिए और जेई मेन के लिए 60 टेस्ट पेपर मंगवाया हूँ और जेई एडवांस के लिए 30 टेस्ट पेपर। इससे ज़्यादा आपको टेस्ट नहीं देने का रिक्वायरमेंट होगा, ये मच मोर हो गया, राइट? और नीट के लिए मोर देन 70, हर 2 दिन 3 दिन पे एक टेस्ट। ऑनेस्टली अभी टाइम है, इससे क्या होगा कि टेस्ट का डर ही सब रहेगा। पहले पार्ट से ही तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फुल पे आएंगे, राइट? बट मोर देन 70 आपके पास टाइम है ना, अभी 1 साल है मोटा मोटी, राइट? शुभम सिन्हा, पहले अच्छे से पढ़िए। कौन से स्कूल से हैं? केवी के। तो आपका काम क्या है? जो टीचर पढ़ाएं वो जो मैंने जो पढ़ा दिया वो आपके कोर्ट में है, जो मैं नहीं पढ़ाया वो मेरे कोर्ट में है, राइट? तो मैं अपना काम ऑनेस्टली करते रहूँगा, आप अपना काम ऑनेस्टली करते रहिए। जो पीछे का पढ़ा दिया उसको याद रखिएगा, नहीं जो नहीं ख़त्म हुआ वो किसका हेडक, आपका या मेरा? देन इसलिए जल्दी भागना है, उसको भी मैं क्रैश कोर्स भी पढ़ाता हूँ। और यकीन कीजिए कोई भी चैप्टर में बोलिएगा उसमें 20 क्लास, इस क्लास में मैं 20 क्लास ले रहा हूँ, राइट? ये 21st क्लास है, 21st क्लास ए है और इसी को मैं 5 दिन में कवर कर सकता हूँ। ये भी है क्वालिटी। मैं ऐसा नहीं करूँगा आपके बैच के साथ, क्योंकि 11 12 को बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ। इसलिए आराम से लाहे लाहे पढ़ते रहिए। जल्दीबाजी है ना? जल्दीबाजी तो आपको नहीं है? सर बोर्ड देना है, कब है बोर्ड? नवंबर को है, ओके। दो बोर्ड होगा ना, तो नवंबर में जो बोर्ड रहेगा उसमें थोड़ा रिड्यूस सिलेबस रहेगा, राइट? सिलेबस मिल गया है आपको? सिलेबस मिल गया है। MCQ रहेगा, तो हम लोग तो MCQ का ही मास्टर हैं, राइट? हम लोग तो किसका मास्टर है? वो MCQ का ही है। हो जाएगा। लेकिन आप न्यू बैच से हैं या ओल्ड बैच से हैं? शुभम सिन्हा न्यू बैच से हैं, ओके। एक तो एक एक्स्ट्रा टेंशन हो गया। आप लोग ऑर्गेनिक का क्लास करते रहिए, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्लास। तो सिलेबस मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा तो कहाँ तक आएगा, पहले उसी को कवर कर लूँगा। हाफ सिलेबस में क्या कुछ तो पता रहेगा? सिलेबस आउट हो गया? हाँ, तब जो पहले आएगा ना हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाने का तरीका चेंज कर लूँगा। ऑर्गेनिक में नहीं चेंज हो पाएगा, बाकी में चेंज कर लूँगा, ठीक है? बट आपका जहाँ तक आएगा तो एक काम करेंगे ना, सुनिए, तब वीडियो पॉज कर। 1/r2 इक्वल टू 1/r 1 माइनस 1/2 L²/4 माइनस RL cos थीटा। देखिए तो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है? ये सबसे बड़ा काम था, हो गया ना? एक मजबूरी है हम लोग को, 2 साल भी ठीक से बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। अब उसमें आपका भी मिस्टेक नहीं है, सिचुएशन ऐसा है, क्या कीजिएगा?
आपका फिजिक्स भी ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट, डोंट वरी। नंबर आते आते 12th का सारा फिजिक्स ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब पोटेंशियल एट पी, अच्छा ये बताइए पोटेंशियल निकालेंगे तो वहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। उल्टा भी तो करते हैं, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पी इक्वल टू लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। और ए और बी पे क्या कंटिन्यूस चार्ज है या पॉइंट चार्ज है? सर डाइपोल था, 2 पोल था, 1 पोल का मतलब पॉइंट चार्ज, राइट। तो क्या ये लिख सकते हैं वी पी इक्वल टू सर माइनस क्यू बाई 4πε0 R1 अब प्लस क्यू बाई 4πε0 R2, इज इट राइट? और R1 1/R1 और 1/R2, आप R1 नहीं निकाले हुए हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट, 1/R1 निकाले हुए हैं और यहाँ पे 1/R1 है, करेक्ट ना। और यहाँ पे क्या है 1/R2, और रेडीमेड हम लोग 1/R1 1/R2 अलग से निकाल के रखे हुए थे, करेक्ट। तो पोटेंशियल इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं फर्स्ट? सर इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं Q/4πε। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1, Q/4πε0 1/R2 का वैल्यू पुट कीजिए और 1/R1 का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से 1/R1 वहाँ से 1/R2, और सॉल्व करके देखिए कितना वैल्यू आता है और क्या क्या कैंसिल होता है। आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे 1/R2 माइनस 1/R1 का वैल्यू? देखिए 1/1 मिनट यहाँ देखिए 1/R2 और 1/R1 में 1/R कॉमन है, क्या इसको बाहर कर लिया जाए? तो बचा क्या 1 माइनस हाफ L²/4 माइनस RL cos थीटा बाई R²। ये वैल्यू मैंने किसके लिए लिख दिया 1/R2 के लिए, राइट, माइनस 1 माइनस हाफ L²/4 RL cos थीटा बाई R², ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, एक बार देखिए तो ब्रैकेट ओपन करके क्या क्या कैंसिल हो सकता है। वन कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा? L²/4 वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, इज इट राइट? बट यहाँ पे माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ए वाला टर्म क्या रहेगा ए ब्रैकेट का L cos थीटा बाई R, करेक्ट, इंटू हाफ, और वहाँ पे तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस L cos थीटा बाई R। मुझे लगता है इतना ही बचना चाहिए, देखिए तो ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे तो इतना बच रहा है।
Q/4πε0 r। देखिए एवरीवन, सही है? यही है ना? बोलिए भाई, प्रॉब्लम क्या है? और दिस प्लस दिस तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब VP इक्वल टू QL cos थीटा। अब बाई हाउ मच? 4πε0 r²। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, करेक्ट? और ये क्या है सर? ये तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है ना? इसका मतलब VP इक्वल टू P/4πε0 r² cos थीटा। तो ये आप लोग का जो 5 पेज भेज थे उसका लास्ट पेज का लास्ट पॉइंट था, देखिए तो जब भेज थे वही है ना? दिस वन। अब समझ में आ गया कि कहाँ से आया था। अब यहाँ देखिएगा, ए फार्मूला, दिस फार्मूला वैलिड फॉर व्हाट? दे ए फार्मूला में ये शॉर्ट नोट्स में तो जाएगा फार्मूला, डाइपोल का डायग्राम बना के मेरे जैसा। तो भाई यहाँ देखना है, यहाँ पे आर क्या है? आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जहाँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। इज इट राइट? पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा थीटा क्या है? थीटा तो रेफरेंस लाइन से, बट वो रेफरेंस डायरेक्शन क्या रहेगा? डाइपोल उनका डायरेक्शन, ये भी याद रहेगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है IIT क्वेश्चन बैंक में पक्का मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट का पोटेंशियल आर के साथ किसी दूसरे पॉइंट पे अदर देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको छोड़कर बाकी जगह पे डाइपोल मोमेंट के वजह से जो पोटेंशियल रहता है वो डिस्टेंस के साथ r² का इन्वर्सली रहता है, राइट? पॉइंट चार्ज का आर्क रहता है, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस 1/r रहता है, राइट? बट यहाँ पे r है, r² है, r² है, करेक्ट ना? तो आप कहेंगे दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, वन ऑफ द पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसका मतलब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अब हाउ मेनी वेरिएबल टर्म? देयर आर 2 वेरिएबल टर्म, विच वन? r एंड थीटा, राइट? अगर थीटा को कांस्टेंट मान लिया जाए फॉर मोमेंट, तो VP भाई डाइपोल है तो फॉर ए गिवन डाइपोल ये वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा। फॉर ए गिवन डाइपोल दिस क्वांटिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो VP ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इज इट राइट? हो गया। और थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा एवरीवन? 360। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। देखिए अभी के टाइम पे हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ेंगे तो ये सोच के पढ़ेंगे कि एकदम ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट है, राइट? ये मेरा पॉइंट P, यही थीटा है ना? अब पॉइंट P को ऐसे घुमाते हुए नीचे भी तो आ सकते हैं, क्योंकि थीटा तो आपको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए लिया हूँ। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल, लेकिन रेफरेंस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो घूमते हुए आप यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं ना। दैट्स वाई इस फार्मूला में थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 360। लिख लीजिए, हो गया एवरीवन? आप बोलना है शुभम सिन्हा। अब आपका टाइम आ गया। थीटा 90 ले लिए, कहाँ पहुँच गए?
सर थीटा, वेरी गुड सर, थीटा 90 का मतलब है कि इस डायरेक्शन से मुझे सेंटर से तो देखना है ना। थीटा का 90 लेंगे मतलब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गया, राइट। और थीटा यहाँ पे 90 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा। ये तो एक काम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, करेक्ट, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले है। और इसके वजह से थीटा जब 90 कर दिया तो इसके वजह से आर भी गायब हो गया, करेक्ट ना। इसका मतलब जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग काम किए और जो फार्मूला डिराइव किए थे, अगर यहाँ से दूसरा वैल्यू आता मतलब वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, करेक्ट। बट वही वैल्यू आया है जो हम लोग पहले देख रहे थे। उस टाइम पे कोई फार्मूला डेवलप नहीं किए थे, जस्ट 2 पॉइंट चार्ज का सुपर पोजिशन लगाए थे, अलग अलग निकाल कर जोड़ दिए थे, राइट। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ें। अवे फ्रॉम द सेंटर को बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, इज इट राइट। आईसी को मैं नाम दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट को ज्वाइन करने में लाइन के अलॉन्ग के डायरेक्शन को हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, इज इट राइट। और आप सबको सर्कुलर मोशन में एक चीज़ पढ़ाया था कि रेडियल डायरेक्शन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट, याद है आप लोग को। रेडियल डायरेक्शन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो मुझे एक डायरेक्शन मिलता है जिसका नाम था ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इज इट राइट। ये मेरा कौन सा डायरेक्शन रहेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये मेरा रहेगा रेडियल डायरेक्शन और ये मेरा रहेगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन, करेक्ट। और पॉइंट पी पे तो भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक मिनट रुकना है, अब ये तो समझ में आ गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को और कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चाहिए होता है, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर दो कंपोनेंट वहाँ पे चाहिए होगा 2 डायमेंशन में, रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इज इट राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू, आप लिखते हैं ना ई एक्स आई ई वाई जे, समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, बाई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, ट्रांसवर्स कंपोनेंट और उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ई आर क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। और ई थीटा को क्या पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट राइट। और इस रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अभी निकाले नहीं है, निकालेंगे, ठीक है।
और रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो यहाँ देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है स्टूडेंट। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, राइट। तो वैसे ही क्या इसका मैग्नीट्यूड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए क्या ये लिख सकते हैं, ई आर का स्क्वायर और प्लस ई थीटा का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो लास्ट में आप ऐसे तो लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम लाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, इसको आप एक अलग वेक्टर मान लीजिए, इसको अलग, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू दिस cos 90। बोलिए भाई, आप ही लोग से बात कर रहा हूँ। चलिए शुभांकर, दिस डॉट दिस इक्वल टू व्हाट सर, 0। क्यों? परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे जो आपका रेडियल यूनिट वेक्टर यू आर और यू थीटा, इज इट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर? आई जे के कांस्टेंट है, लेकिन ए कांस्टेंट नहीं है। इस पर बहुत बड़ा स्टोरी हम लोग किए हुए हैं सर्कुलर मोशन में। किसी को भी न्यू बैच को कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको एच सी वर्मा के सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे किया हुआ है डेरिवेशन। और नहीं तो मेरा सर्कुलर मोशन का प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कर सकते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या निकाल, अब यहाँ देखिएगा, तो इसको हटाएं, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। ई आर किसके अलॉन्ग रहेगा, अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन, करेक्ट ना एवरीवन। और ई थीटा किसके अलॉन्ग रहेगा, आप लोग उसी डायग्राम में काम कीजिए, तो मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। पैरेललोग्राम बना दिए, करेक्ट। तो इसका रिजल्टेंट तो यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, डायगोनल ना। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में तो भी ऐसे करते थे, ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट उन दोनों से जो डायगोनल बनता है उसका, उन दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है उसका डायगोनल ही रिजल्टेंट रहता था, ये राइट। तो बोलिए, आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियल डायरेक्शन है, अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, या दोनों के बीच में कहीं रहेगा? इन जनरल बीच, बिल्कुल बीचों बीच नहीं रहेगा, समवेयर बिटवीन दिस टू, राइट। दोनों के बिल्कुल बीच में तब रहेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, बट मुझे तो नहीं पता कि मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। और मान लेते हैं कि इस एंगल को अल्फा, तो tan अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं सर, ई थीटा बाई ई आर, राइट। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, इज इट राइट।
और बीटा, तो tan बीटा के लिए क्या लिखते हैं सर? उल्टा कर दीजिए। लेकिन सर सारा स्टोरी तो हो गया, बट ई आर है क्या? ई आर और ई थीटा निकालेंगे तो इस पर सब कुछ अच्छा लगेगा कि ई आर अगर पता चल जाए, ई थीटा पता चल जाए तो हम लोग के लिए अब काम आसान हो जाएगा, राइट? चलिए, तो ई आर और ई थीटा नेक्स्ट क्लास। एक मिनट वीडियो ऑफ कर।